अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और तमाम इन नीचे जो ग्राफ्स बने हुए इनको नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स के आंसर गलत भी हैं, मैंने वीडियो में कोशिश कर दी है कि हाईलाइट कर दूं। वैसे जी और लास्ट वाला जो इसका पार्ट बनता है, गालिबन आई पार्ट बनता है, उनके कुछ आंसर्स गलत हैं। मैंने जो इस वीडियो में कैलकुलेट किए बिल्कुल ठीक किए हैं, तो इसलिए आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये वाले सेम क्वेश्चन पीछे एडिशन में मौजूद थे, उनके वही आंसर्स थे जो मैंने कैलकुलेट किए थे। इस एडिशन में इसके सिर्फ 2 पार्ट्स के यानी जी और लास्ट वाले पार्ट के कुछ आंसर्स गलत दिए हुए, वो मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेट किए हुए, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने वीडियो टाइमलाइन भी बना ली है ताकि आपके लिए इन तमाम पार्ट्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना आसान रहे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एक्सरसाइज 4A की क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ये डिफरेंट ग्राफ्स भी आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर ना दिखें तो आप अपनी बुक पर ये सेम पेज ओपन कर लें ताकि आपको ग्राफ्स को समझना और भी आसान हो। और अगर वीडियो में सब कुछ क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप वीडियो से डायरेक्ट भी इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनको समझेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है मैं रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब है आपको बता दिया गया हो, आपको प्रोवाइड कर दिया गया हो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि आपको मालूम हो इस इक्वेशन की मदद से। आप तीनों तरीकों से इसको समझ सकते हैं। तो गिवन दैट को हम यहां पे कह रहे हैं कि लेट से हमें प्रोवाइड कर दिया गया, हमें बताया गया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कि एक लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स, उन तमाम लीनियर ग्राफ्स को जो कि नीचे बनाकर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये जो नीचे तमाम ग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं, ए में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में और आगे ई और एफ पार्ट में भी, ये तमाम ग्राफ्स को ऊपर लीनियर ग्राफ्स कहा गया है। अब लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं ये आपने समझने, ऐसे ग्राफ्स जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन बनी हुई नजर आए। आप देख सकते हैं तमाम ग्राफ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये जो लीनियर ग्राफ्स होते हैं इनका मतलब स्ट्रेट लाइन ही होती है, यानी ऐसे ग्राफ्स जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती हैं उन्हीं को हम लीनियर ग्राफ्स बोलते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं आपको हर पार्ट में ये ब्लू कलर के अंदर लाइंस नजर आ रही हैं, इसलिए हम इन सब ग्राफ्स को क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ्स। ठीक है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ द जो लाइन है जो कि आपको बताई गई है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है उन लीनियर ग्राफ्स को इज इन द फॉर्म, जो कि इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अब आगे एक इक्वेशन लिख दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेसिकली ये एक तरह की वही इक्वेशन है जिसका ऊपर जिक्र हुआ था और नीचे यहाँ पे बता दिया गया है कि आपके लीनियर ग्राफ्स जो है ना वो इस फॉर्म के हैं। अब इससे क्या मुराद है कि इस फॉर्म के हैं, क्योंकि आगे एक इक्वेशन लिख दी है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दूं। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आपने याद रखना है हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कहीं पे अगर आए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपके जहन में ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या चीज़ है, ये हमें क्या बताती है, जब भी ये इक्वेशन कहीं लिखी आती है इसका मतलब है ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी किसी लीनियर ग्राफ को आप कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लीनियर ग्राफ के अंदर लाइंस ही मौजूद होती हैं। तो बेसिकली ये एक लाइन की इक्वेशन है। हम इक्वेशंस की मदद से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ्स लाइंस भी हो सकती हैं, कर्व्स भी हो सकती हैं। तो अगर आपके पास कोई लीनियर ग्राफ होगा ना, यानी कि कोई लाइन होगी, तो उसकी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह लें उस लीनियर ग्राफ को इक्वेशन के अंदर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन होती है और इसमें आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि जो वेरिएबल्स आ रहे हैं y और x, इनके ऊपर आपको पार जो है हमेशा 1 नजर आएगी। तो बेसिकली इसको हम कभी कभार लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और लीनियर इक्वेशन जितनी भी होती हैं वो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी जब आप उनकी मदद से कोई ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको लाइंस मिलेगी। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और जाहिर बात है नीचे सारी जो लाइंस ही बनी हुई हैं जिनको जनरली लीनियर ग्राफ्स भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये तमाम ग्राफ्स जो हैं
इस फॉर्म के हैं, यानी वो इस इक्वेशन की मदद से बनाए जा सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं आप इस इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं इस तरह के, और इन ग्राफ की मदद से वापस इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी लीनियर ग्राफ्स हैं वो इसको कॉरस्पॉन्ड करेंगे, इसके मुताबिक ही हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक ही हैं, क्योंकि ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, इसकी मदद से भी आपको लाइंस मिलेंगी। और जो लीनियर ग्राफ्स हैं यानी जिसके अंदर लाइंस हैं उनकी मदद से भी आप वापस इस तरह की फॉर्म में एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इस इक्वेशन का मामला। अब इस इक्वेशन में जो m लिखा हुआ है इसको हम बोला करेंगे ग्रेडियंट। ये हमारे पास क्या कहलाया करेगा? ग्रेडियंट। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको कभी कभार हम स्लोप भी कहा करेंगे। ग्रेडियंट और स्लोप दोनों सेम नाम है, इस m से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ग्रेडियंट को या स्लोप को। कभी कभार स्लोप कहना भी चलता है, कभी कभार ग्रेडियंट भी कहा जाता है। आपकी बुक में ग्रेडियंट का वर्ड यूज हुआ है तो हम ज़्यादातर ग्रेडियंट ही यूज करेंगे। अदरवाइज आगे जो डिफरेंट कोर्स होते हैं हम उसमें स्लोप और ग्रेडियंट को, वेक्टर एनालिसिस एक कोर्स होता है आगे मैथमेटिक्स में, अभी आपको ज़ाहिर बात है उसकी नीड नहीं है, उसमें हम इन चीज़ों को और भी बेहतर जो है डिफाइन कर पाते हैं। अभी आपके लिए ग्रेडियंट और स्लोप दोनों का मीनिंग सेम है, आपने जहन में इसको ऐसे ही रखना है। आगे आप देखिए इसमें एक सी लिखा हुआ है। सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी को मीट करना, किसी को क्रॉस करना। तो आपका जो ग्राफ होगा ना, जिस तरह ये ग्राफ है इसमें जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पे क्रॉस करेगी ना उसका नाम होगा वाई इंटरसेप्ट, और उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखें जो ए पार्ट लिखा हुआ है ना इसमें ये लाइन जा रही है ब्लू कलर की, आप नोटिस करें ये वाई एक्सिस बना हुआ है यहाँ पर, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ये एक्स एक्सिस बना हुआ है। तो इस वर्टिकल वाई एक्सिस को आप देखें ये ब्लू वाली लाइन इस जीरो वाले पॉइंट पर टच करती है। तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, जीरो जो वैल्यू है ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी, क्योंकि आपकी लाइन ने वाई एक्सिस को इस जगह पर कट किया है। तो आपकी लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट किया करेगी उसी पॉइंट को आप बोला करेंगे वाई इंटरसेप्ट। बाकी वाई और एक्स आपको क्लियर है, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, इनके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उनकी भी हमें यहाँ पे जनरली जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इस फॉर्म के अंदर डिफरेंट फॉर्म से पड़ेगी। तो ये होता है आपके पास वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी ग्रेडियंट m, यानी आपने यही ग्रेडियंट m निकालना है, किसका? इन लाइंस का। ये जो ग्राफ्स में आपको लाइंस नजर आ रही हैं, आपने इन लाइंस का ग्रेडियंट निकाल कर दिखाना है जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्टेट दी y इंटरसेप्ट c। और आपने इन्हीं लाइंस का y इंटरसेप्ट जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो पॉइंट जहां पे आपकी ये लाइन y एक्सिस को कट करती है, क्रॉस करती है, वो भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डिफरेंट ग्राफ्स दे दिए जिनको लीनियर ग्राफ्स कह रहे हैं, और इन लीनियर ग्राफ्स में जो लाइंस गिवन है आपने इनका ग्रेडियंट यानी m फाइंड आउट करके दिखाना है, और आपने इनका y इंटरसेप्ट c फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ताकि हमें ग्रेडियंट निकालना आसान हो। तो आइए पहले ग्रेडियंट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट की डेफिनेशन से। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रेडियंट को आप स्लोप भी बोल सकते हैं। तो ग्रेडियंट बोल लें या स्लोप बोल लें, दोनों के मीनिंग हमने सेम ही रखे हुए हैं, सेम ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं जो नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेडियंट आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन शोज हाउ स्टीप इट इज। तो हमें कहा जा रहा है कि ग्रेडियंट जिसको स्लोप भी कहा जाता है किसी लाइन की, शोज हमें बताता है हाउ स्टीप इट इज, कि आपकी लाइन कितनी स्टीप है। तो यही बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन है कि ग्रेडियंट बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपकी लाइन कितनी स्टीप है। स्टीप को उर्दू में बोलते हैं ढलवान, यानी ग्रेडियंट आपको ये बताता है कि आपकी लाइन में कितनी ढलवान मौजूद है। जितनी ढलवान ज़्यादा होगी उतनी ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ढलवान कम होगी उतनी ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी। तो जनरली ग्रेडियंट हम यही कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन से मुराद ये होता है कि आपकी लाइन कितनी स्टीप है। तो जितनी स्टीप ज़्यादा होगी उसी लिहाज से आप उसकी ग्रेडियंट को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये तो होगी ग्रेडियंट की डेफिनेशन कि ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन कितनी स्टीप है, उसमें कितनी ढलवान मौजूद है। अभी इसको मैं आगे आपको ग्राफिकली भी समझाऊंगा तो आपको और भी बेहतर समझ आएगा। अभी आपने यहां तक रखना है कि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपकी लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है। अब इस ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकली फॉर्मूला भी मौजूद है जो नीचे लिखा हुआ है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी जो y की वैल्यूज में चेंज आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दें उस चेंज से जो कि x की वैल्यू में है, तो जो आंसर मिलेगा उसी को आप ग्रेडियंट बोला करेंगे। और ग्रेडियंट को आप किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे? इस तरीके से m से रिप्रेजेंट किया करेंगे। नीचे देखिए ग्राफ बना हुआ है रफ सा, और उसमें आपको ये ग्रीन कलर की लाइन जो है नजर आ रही है। तो अगर आप इस ग्रीन कलर की लाइन की ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो आपको पहले क्या काम करना है कि आपने दो पॉइंट चूज करने हैं जो इस लाइन के ऊपर हो, इस ग्रीन लाइन के ऊपर हो। लेट्स से मैं एक पॉइंट यहां पर चूज कर लेता हूं, ये मेरा ए पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पे चूज कर लेता हूं, लेट्स से ये मेरा बी पॉइंट है। अब आपने इस ए पॉइंट से स्टार्ट होना है, जो कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है रेड डॉटेड लाइन से, आपको यहां पे एक डिस्टेंस नजर आ रहा है जिसको लिखा जा रहा है चेंज इन एक्स। तो आपने इस ए पॉइंट से स्टार्ट होना है और कुछ डिस्टेंस कवर करना है हॉरिजॉन्टली, जिसको आप बोला करेंगे चेंज इन एक्स, या आप इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज,
हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, और जब आप कहीं पे जाके स्टॉप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आके आप एक स्टॉप कर गए। अब इधर से आपने कुछ चेंज कवर करना है जो क्या होगा आपका वर्टिकल चेंज, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन वाई, यानी वो चेंज जो वाई वैल्यूज में आ रहा होगा। तो आप देखिए इस वर्टिकल चेंज में वो कहाँ पे आके स्टॉप हुआ है, इस बी पॉइंट पे। तो इस चेंज इन वाई को हम बोला करेंगे वर्टिकल चेंज। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि कुछ चेंज आपने एक्स में आया और कुछ चेंज y में आया, तो चेंज इन y को ऊपर लिखा करेंगे और चेंज इन x को नीचे लिखा करेंगे। इन दोनों चेंज को जब आप डिवाइड किया करेंगे तो जो आंसर आया करेगा उसी को आप ग्रेडियंट बोला करेंगे, जिसको हम इस तरह m से रिप्रेजेंट किया करेंगे और वो ग्रेडियंट कहलाया करेगा इस लाइन का। अभी जाहिर बात है यहाँ पे नीचे x की वैल्यूज नहीं लिखी हुई, आपको नीचे x की वैल्यूज ग्राफ में लिखनी पड़ेंगी और पहले से ग्राफ बना हुआ तो आपके पास लिखी हुई होंगी। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिया करेंगे कि आपने हॉरिजॉन्टली चेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और यहाँ से ऊपर ये भी देख लिया करेंगे कि आपने वर्टिकल चेंज यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिवाइड किया करेंगे तो आपको आपकी इस लाइन का ग्रेडियंट मिल जाया करेगा। ये भी आगे आएगा, हम इसको ग्राफ पे रीड करना भी सीखेंगे। और आप इस ग्रेडियंट के फॉर्मूलेस को इस तरह भी डिफाइन किया करेंगे, राइज ओवर रन। राइज का मतलब होता है, ठीक है, वर्टिकल चेंज, और रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि लेट्स से अगर हम कहीं पे बैठे हों, जब हम खड़े होते हैं तो जो चेंज आ रहा होता है वो वर्टिकल चेंज आ रहा होता है। राइज करने का मतलब होता है खड़ा होना, तो वर्टिकल चेंज आ रहा होता है। तो और रन करने का मतलब होता है भागना या आप कह रहे हैं चलना सरफेस पे, तो वो चीज होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। तो राइज ओवर रन यही होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट किस तरह किया करेंगे। हम जिस भी लाइन का ग्रेडियंट निकालना चाहेंगे उस पर 2 पॉइंट्स लेंगे, हम एक पॉइंट से कुछ हॉरिजॉन्टल चेंज या आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके बाद जहां पे रुकेंगे उधर से ऊपर हम वर्टिकल चेंज कवर किया करेंगे उस लाइन तक वापस। और ये जो वर्टिकल चेंज आएगा और जो हॉरिजॉन्टल चेंज आएगा, इन दोनों को जब डिवाइड किया करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसी को आप ग्रेडियंट कहा करेंगे, जिसको हम एम से भी रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये भी आगे मैं आपको समझाऊंगा भी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूले को और इसकी डेफिनेशन को मैं आपको जो है ग्राफिकली भी दिखा देता हूं कि ग्राफिकली आप किस तरीके से इन चीजों को कर रहे होंगे। यहाँ पे स्लोप लिखा हुआ है, इस स्लोप का मतलब याद रखिएगा क्या है, ग्रेडियंट ही है, मैं ऊपर बता चुका हूं। अब मैं आपको यहाँ पे इसको ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूं कि लेट से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पे ये 2 पॉइंट्स है ब्लू कलर के। अगर मैं इन पॉइंट्स को मूव करूंगा तो आप देखिएगा इस लाइन की ग्रेडियंट चेंज होगी। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करता करता ऐसी जगह पे ले आऊं कि ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन हो जाए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन हो जाए। अब देखें, अब आप देखें ऊपर ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ग्रेडियंट का मतलब ही ये होता है कि ग्रेडियंट आपको बता रहा होता है कि आपकी लाइन कितनी स्टीप है। अब देखिए ये लाइन बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ढलवान मौजूद नहीं है, इसी वजह से आप देखें इसके ऊपर ग्रेडियंट क्या आ रही है, 0। अब मैं जरा इसमें ढलवान लेके आता हूं, इसको थोड़ा सा स्टीप बनाता हूं। तो लेट से मैं इसको थोड़ा सा मूव करता जाऊं, यानी इसमें देखें थोड़ी सी ढलवान आ रही है, इसको मैं स्टीप करी जा रहा हूं, तो ऊपर देखें ग्रेडियंट की वैल्यू या आप कह लें स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जितना लाइन ज्यादा स्टीप होती जाएगी उतनी ही उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए मैं इसको जितना ज्यादा स्टीप करता जा रहा हूं ऊपर वैल्यूज उतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जितना कम करूंगा, जितनी कम स्टीपनेस होगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं कि कोई लाइन कितना स्टीप है वही उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा ये कि अब आपने ये भी देखना है कि पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या होती है या नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होती है, यूं कह लें पॉजिटिव स्लोप क्या होती है या नेगेटिव स्लोप क्या होती है। अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरह मूव करूं, आप देखें इस तरफ ले आऊं, अब आप देखें ये लाइन एक तरह का लेफ्ट टू राइट है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देखिए इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी ग्रेडियंट क्या होगी, नेगेटिव। अब आप देखिए आप जिस तरह भी इसको मूव करते जा रहे हैं इसकी स्लोप नेगेटिव होती जा रही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन की डायरेक्शन चेंज कर लूं और लेफ्ट टू राइट अपवर्ड कर लूं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड का क्या मतलब है, ये देखिए मैं इसको लेफ्ट टू राइट अपवर्ड कर लेता हूं, तो अब आप देखिए इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। अब आप इसको जितना ज्यादा मूव करेंगे इसकी सारी ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड में ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में अब आप देखिए ग्रेडियंट क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसी चीज को आप नीचे ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास जो ग्रेडियंट का आपको किसी लाइन के ग्रेडियंट निकालनी है और आप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपकी जो ग्रेडियंट होगी वो नेगेटिव आएगी, आप उसके साथ नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे। और अगर आप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहे हैं जिस तरह यहाँ पे साइक्लिस्ट शो किया गया है, तो अब आपकी ग्रेडियंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हैं और मतलब हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन आ जाती है, ऐसे केस में आपकी ग्रेडियंट होगी नहीं क्योंकि ये लाइन स्टीप है ही नहीं, तो ग्रेडियंट कितनी ली जाएगी, 0। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, ग्रेडियंट कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, और ग्राफिकली ग्रेडियंट किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आप इसको ग्राफ में समझेंगे तो और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो अब मैं आपको सारी चीज़ें स्टेटमेंट से रिलेटेड समझा चुका हूं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आपने हर पार्ट में ग्रेडियंट यानी एम को कैलकुलेट करके बताना है और आपने हर पार्ट में वाई इंटरसेप्ट भी निकाल के दिखाना है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने जब भी किसी लाइन की ग्रेडियंट निकालनी होगी, आपने याद रखना है हमने उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। वो 2 पॉइंट्स इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे 2 पॉइंट चूज करने हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको आसानी से पता चल सके या जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो, ताकि आपके लिए बाकी कैलकुलेशन आसान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो क्योंकि मैंने इस लाइन की जो ब्लू वाली लाइन है ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है, तो पहले मुझे 2 पॉइंट चूज करने हैं। तो लेट्स से मैं एक पॉइंट ये वाला चूज कर लेता हूं जहां पे मैंने ये क्रॉस लगाया यानी मार्क किया है, और इस पॉइंट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम ए रख देता हूं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए, ये ग्राफ से रिलेटेड वर्क है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, आपने जहां पर ये मार्क किया है आप इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे देखें तो जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है 1। तो यानी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। आप हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब आपने जहां पे मार्क किया हुआ है उसके बिल्कुल पैरेलल देखें वाई एक्सिस कहां पर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो उसके बिल्कुल पैरेलल लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वाई एक्सिस है। तो आप इसी पॉइंट से किस तरह डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और तब तक ड्रॉ करते जाएं जब तक कि वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके कट नहीं कर देता। तो देखिए अगर आप यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें लेफ्ट साइड पे तो वो 1 को जाके कट करता है, टच करता है। तो इसका मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी 1 है। तो ये आपने एक पॉइंट ढूंढ लिया। आप इस तरह के कोई भी पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढिएगा वही जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालना आपके लिए आसान हो, जिस तरह इसके आसान थे। अब हम एक और पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लेट्स से ये वाला एक दूसरा पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, बी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब आपने इसके भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, अब ये आपके पास पॉइंट यहां पर है तो आपने देखना है एक्स एक्सिस कहां पे है, एक्स एक्सिस नीचे है। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट नीचे आना पड़ेगा। तो आपने रूलर की मदद से बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे जाकर टच करती है। तो ये टच करती है 3 पे। तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी ढूंढना है। तो देखें y एक्सिस कहां पे है, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। तो बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट बिल्कुल पैरेलल लेफ्ट साइड पे आपने इस तरह डॉटेड लाइन ड्रॉ करते जानी है और जहां पे जाके वो क्रॉस करेगी, टच करेगी इस y एक्सिस को, तो जो नंबर लिखा होगा जो कि बेसिकली इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो आपने लिख देना एज अ y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। तो ये हो गया इसका B पॉइंट। तो अब आपने 2 पॉइंट ढूंढ लिए। अगेन आप इन 2 पॉइंट्स को कोई भी चूज कर सकते हैं, मैंने ये चूज किया, आप डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं। अब आपने देखना है इनका हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज। अब आपने करना क्या है, अब आपने ए पॉइंट से स्टार्ट करना है जो सबसे पहले आपने लिया था। आप इधर से हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं इस ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैं ये रेड डॉटेड लाइंस यूज कर रहा हूं और तब तक आपने चलते जाना है जब तक आप बी वाले पॉइंट के नीचे नहीं आ जाते, यानी वो पॉइंट जो आपने ऊपर लाइन पे लिया हुआ है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं आ जाते। और जब आप उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आएंगे तो याद रखिएगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। जिस तरह देखें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ये एक एंगल 90 डिग्री का आपको नजर आता है। अगर ये बनेगा तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज बिल्कुल ठीक अलाइंड होंगे, अगर नहीं बनेगा तो कोई गड़बड़ है। तो आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, रेड डॉट लाइन बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे और बिल्कुल इस बी पॉइंट के नीचे आ गए। अब यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। जहां पे आप स्टॉप करेंगे इसका आपको नाम रख दीजिएगा। लेट्स से इसका नाम आप क्या रख लें, ओ। मैंने इसका नाम ओ रख दिया। आप ओ की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स से मैं अगर इसकी जगह पे अगर रख देता हूं समझाने के लिए, जैसा आपको बता रहा हूं, इसकी जगह पे अगर आप सी भी रख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसकी जगह पे क्या रख देता हूं, सी पॉइंट। ठीक है, ये मैंने सी इसका नाम रख लिया। अब जहां पे आप आके रुके हैं ये वाला पॉइंट, अब आपने इससे वर्टिकली ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट आप ऊपर जाते जाएं। तो देखिए मैं ये इसको दोबारा से रेड लाइन से बना रहा हूं। तो आपने कहां तक जाना है, जब तक आप उस बी पॉइंट तक ना पहुंच जाएं। जब आप उस बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, जिस तरह देखिए मैं पहुंच गया हूं, डॉटेड लाइन बनाते बनाते, वहां पे आपने स्टॉप कर लेना है। जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे, अब आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टली आपने कितने यूनिट्स मूव किए और वर्टिकली कितने यूनिट्स मूव किए हैं। तो वही आपके डिस्टेंस भी होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ए से सी तक निकालें कि ए से लेके सी तक आपने कितने यूनिट्स मूव किए, तो वो आपको नीचे से पता चलेंगे। आपने स्टार्ट कहां से किया था, आपने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया था जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था। नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है। तो आप बेसिकली 1 से लेकर 3 तक गए हैं, क्योंकि देखें जहां पे आप रुके थे वो उसके नीचे बिल्कुल 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है अब 1 से लेके कहां तक गए हैं, 3 तक गए हैं। तो कितने यूनिट्स का गैप बनता है, 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट्स है, आपको नजर आ रहा है। 2 से लेके 3 तक अगेन 1 यूनिट का गैप है। इन दोनों यूनिट्स को प्लस कर दें तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है 2 यूनिट्स का। तो आप यहां पर लिखेंगे, मैं यहां पे इसके पैरेलली लिख रहा हूं। अब आपने सबसे पहले मेंशन करना हॉरिजॉन्टल चेंज, ये आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो आप यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज, और वो कितना है, ए से लेके सी तक
आप इसको AC भी लिख सकते हैं और जस्ट आप इसको CA भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कितने यूनिट्स बनते हैं 1 से लेके 3 तक? वो बनते हैं 2 यूनिट्स, मैंने नीचे बताए हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपने इसी तरीके से वर्टिकल जो है चेंज भी कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि वर्टिकल चेंज वाई वैल्यूज में चेंज होता है तो आपने वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को देखना है। अब आपने सी पॉइंट से ऊपर तक बी तक कैलकुलेट करना है, यानी आप यहाँ सी पॉइंट से लेके बी तक जितने यूनिट्स आपने कवर किए वो आपके वर्टिकल चेंज होंगे। तो पहले आप देखिए सी पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, तो सी पॉइंट पे वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है, आप इसके बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट देखें, वर्टिकली स्ट्रेट देखें और पैरेलल ऑन लेफ्ट साइड, तो आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी जब आप सी पॉइंट से ऊपर जाना शुरू हुए थे तो वाई की वैल्यू 1 थी, कहां तक गए? बी तक गए, और बी पे वाई की वैल्यू यहां पे भी लिखी हुई है 3, और उसके पैरेलल भी आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी है 3। यानी आपने जो वाई वाला चेंज है वो 1 से लेके कहां तक कवर किया है? 3 तक। अब इनके दरमियान कितने यूनिट्स कवर होते हैं वो देख लें। 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट बनते हैं, और 2 से लेके 3 तक अगेन 1 का गैप है, 1 यूनिट बनते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाते हैं? 2 यूनिट्स। यानी जो आपका वर्टिकल चेंज है वो भी 2 यूनिट्स का है, सी से लेके बी तक का। तो अब आप यहां पे लिख लें कि आपका जो वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल चेंज वो भी कितना है, जिसका आप नाम दे सकते हैं सी से लेके बी तक, तो आप सी भी लिख दें, बी सी लिख दें, कोई भी इशू नहीं है। वो भी कितने यूनिट्स बनते हैं? 2 यूनिट्स। यहां तक हमने कर लिया। अब आप ग्रेडियंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताया हुआ है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? m = वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। इसके नीचे आप आज लिखते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। और इसी को मैंने आपको कहा था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइज ओवर रन। ये दोनों के मीनिंग सेम है। अब आपने जैसे इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो देखिए वर्टिकल चेंज कितना है 2, आप ऊपर लिख दें 2। हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है वो भी है 2, आप देख सकते हैं नीचे भी लिख देंगे 2। अब यहां पे अब आपने साइन सोचना है। साइन किस तरह आता है ये भी बता चुका हूं कि जब भी आपके पास लाइन लेफ्ट टू राइटवर्ड हो, यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो और अपवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह आप देख सकते हैं ये लाइन लेफ्ट टू राइट है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे केसेस में हमेशा ग्रेडियंट पॉजिटिव आया करेगा। यानी आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हैं, ना भी यूज करें पॉजिटिव ही होगा, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लाइन ऐसी होगी जो कि लेफ्ट टू राइट तो होगी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो तब आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना है, आपकी ग्रेडियंट नेगेटिव होगी। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है केस है, तो इसलिए आपकी ग्रेडियंट यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब सॉल्व कर लें, 2 2 से कैंसिल हो जाता है तो आंसर बचता है 1। जब ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाती हैं तो आंसर 1 बच जाता है। तो इसका मतलब आपने ग्रेडियंट तो कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया 1। तो यहां तक तो ग्रेडियंट खत्म हो गया। अब आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? अब आपने वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। तो वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे मुराद ये होता है कि आपकी जो ये लाइन है ये आपके वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करके जा रही है, टच कर रही है, वही उसका वाई इंटरसेप्ट होता है। जैसे आप नोटिस करें हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये लाइन अगर आप नोटिस करें इस तरह नीचे आती गई है, आती गई है, आती गई है, और इसने वाई एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे जहां पे ये 0 लिखा हुआ है यहां पे टच किया है, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन, जिस पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई की वैल्यू भी यानी वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो आपके ग्राफ ने वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया है, आपने जस्ट वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको देखना होता है वाई इंटरसेप्ट के लिए। तो आपका ग्राफ जहां पर भी वाई एक्सिस को कट करेगा वही वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो इस ग्राफ ने यानी इस लाइन ने आपके वाई एक्सिस को इस 0 वाले पॉइंट पे कट किया, तो आपके वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? सी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट जिसको आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना है? वो है 0, क्योंकि 0 पे आपकी इस लाइन जो है वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे सी का आंसर क्या आ गया? 0। तो हमारे पास इसके 2 आंसर आ गए। इसका ग्रेडियंट कितना है? वो है 1, और इसका जो ये सी की वैल्यू है वाई इंटरसेप्ट वो कितना है? 0। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट को भी ए पार्ट की तरह ही हमने करना है। तो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं इस लाइन के ऊपर, ताकि हम ग्रेडियंट निकाल सकें। वो कोई से भी 2 पॉइंट होते हैं। तो लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क कर लिया, और अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने? जो पॉइंट आपने मार्क किया है आप देखें उसके लिहाज से एक्स एक्सिस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ से इसी पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट आपने नीचे आना है, और देखना किस पॉइंट पे आके आप टच करते हैं। तो आप टच करते हैं 2 पे। तो यानी आपने जो ये पॉइंट मार्क किया है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो मैं इसका नाम ए रख लेता हूं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। अब आपने उसी पॉइंट से देखना है वाई एक्सिस कहाँ पे है। तो वाई एक्सिस इसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल पैरेलल। तो अब आपने इसी पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकली, आप कह लें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और आप इस वाई एक्सिस तक पहुंचे, और जहां पे जाके आप इसको टच करेंगे वाई एक्सिस को, वहां पे देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है 1। तो ये इसका हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1।
यानी आपने एक ए पॉइंट ढूंढ लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। अब इसी तरीके से एक और पॉइंट ढूंढ लें इसी लाइन के ऊपर, तो लेट्स से मैं एक पॉइंट ढूंढ लेता हूँ, ये है मेरा बी पॉइंट, इसका नाम रख रहा हूँ बी। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए आप देखें इसके बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस है, तो बिल्कुल इससे स्ट्रेट वर्टिकली स्ट्रेट लाइन आप रूलर की मदद से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस एक्स एक्सिस पे जाके किस पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे 4 पे आके टच कर रही है लाइन, तो इसका मतलब है इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। अब इसी पॉइंट से देखें वाई एक्सिस कहाँ पे है, वो इसके लेफ्ट साइड पे है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि ये वाई एक्सिस को कहीं पे जाके कट करे, तो ये टच करती है 3 पे, तो इसका मतलब है ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आ गया 4 3। तो यहाँ तक जब आपने कर लिया, अब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करना है कुछ, तो किस तरह करेंगे स्टार्ट, आप ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आप ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव करना शुरू करेंगे डॉटेड लाइन से, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि आप उस बी पॉइंट के बिल्कुल नीचे नहीं आ जाते। तो देखिए यहाँ करके मैं इस बी पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, और मैंने आपको बताया हमेशा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होना चाहिए इस बी के लिहाज से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो तब भी आपके दोनों डिस्टेंस ठीक होंगे। तो आप ए से स्टार्ट हुए और यहाँ पे आके आपने स्टॉप किया, इस पॉइंट का आप नाम रख ले, लेट्स से इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं जहाँ पे आपने आके स्टॉप किया, और ये वही पॉइंट होगा जो बिल्कुल इस दूसरे वाले पॉइंट के बी वाले पॉइंट के नीचे होगा। अब आपने यहां से ऊपर जाना है, तो अब आप यहां से ऊपर कर देखें जो कि आपका वर्टिकल चेंज है, और कहां तक जाएंगे, जहां तक आपका ये बी पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे ये बी पॉइंट आ जाए वहां पे जाके आपने स्टॉप कर लेना है, तो ये देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे चेंज लिखना है, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक है वर्टिकल डिस्टेंस, या आप कह लें एक है हॉरिजॉन्टल चेंज जो ए से लेके है सी तक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी के अंदर एक आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज, इसका आप नाम यहाँ पे दे दें जो मैंने दिया हुआ है, ए से लेके सी तक है, तो आप लिख दें ए से लेके सी तक। और वो कितना बनता है, आप देखिए आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने ए से स्टार्ट किया, तो ए के नीचे बिल्कुल उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा होगा, आपने उसी को देख लेना। आपने 2 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, सी तक गए, सी के नीचे उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ 4, तो यही आपको हॉरिजॉन्टल चेंज बताएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यूज में जो चेंज होता है वही आपका हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। तो आपने 2 से लेके 4 तक यूनिट्स मूव किए, तो कितने यूनिट्स बनते हैं, तो 2 से लेके 3 तक 1 यूनिट, और 3 से लेके 4 तक अगेन 1 यूनिट, और इन दोनों को प्लस कर दें तो 1 + 1 कितने यूनिट्स हो गए, 2 यूनिट्स। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से लेके सी तक 2 यूनिट्स का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ये आपका हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया। अब इसी तरीके से आपने वर्टिकल चेंज देखना है जो आपने सी से लेके बी तक ट्रैवल किया है, तो सी क्योंकि वर्टिकल चेंज है तो वाई वैल्यूज को देखेंगे, तो सी वाले पॉइंट के लिहाज से देखें कि इसकी वाई वैल्यू क्या बनती है, तो सी के बिल्कुल पैरेलल देखें लेफ्ट साइड पे वाई की वैल्यू आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी 1, यानी जब आप सी पॉइंट से ऊपर जाना शुरू हुए तो उस वक्त सी पॉइंट की जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो 1 थी, और आप कहाँ तक गए, बी तक गए, और बी वाले पॉइंट की वाई की वैल्यू यहाँ पे भी लिखी होगी, और आपको उसके पैरेलल यहाँ पे लिखी हुई 3 भी नजर आ रही है। तो आप इसका मतलब 1 से लेके 3 तक आपने मूव किया वर्टिकली। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको भी काउंट कर लें, 1 से लेके 2 तक पहले आपने मूव किया, वो 1 यूनिट्स बनते हैं, 2 से लेके 3 तक आपने मूव किया, अगेन वो 1 यूनिट्स बनते हैं, तो 1 + 1 कितने बन गए, 2 यूनिट्स। इसका मतलब जो आपका ये वर्टिकल चेंज है जो सी से लेके बी तक बनता है वो भी 2 यूनिट्स है, तो आप यहाँ पे लिख दें वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से बी तक है तो सी भी लिख दें, बी सी लिख दें, दोनों का मीनिंग सेम है, और ये भी कितने यूनिट्स बनते हैं यहाँ पे बता दिया 2। अब आप जस्ट ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखें, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, m = ठीक है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, और इसको आप राइज ओवर रन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसके आगे लिख सकते हैं कि ये राइज ओवर रन ही होता है, राइज ओवर रन, ठीक है। अब आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो देखिए वर्टिकल चेंज की वैल्यू कितनी है, वो है सी बी, वो है 2, यहाँ पे लिख दें 2, हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू कितनी है, वो है 2, तो 2/2, और अब इसने आपने इसके बाद साइन लगाना होता है, वो आप देखें कि आपके पास जो लाइन है वो कैसी है, तो आपके पास लाइन है जो लेफ्ट से राइट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने आपको बताया ऐसी लाइन जो लेफ्ट से राइट हो, इस डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो इसकी ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती, जो भी आगे आएंगी, तो तब आप इसकी ग्रेडियंट के लिए नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई 1, ग्रेडियंट तो आपने निकाल लिया, कितना आ गया 1। अब आपने देखना है कि आपके इसी बी पार्ट का वाई इंटरसेप्ट क्या बनता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो आप देखें ये ब्लू वाली जो लाइन है ये इस तरह आती गई है और इसने वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन ब्लू वाली इस ब्लैक वाली लाइन को, जो कि वाई एक्सिस वाली आपके पास लाइन है, इसको यहाँ पे कट कर रही है, तो इधर क्या कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है -1, तो ये जो पॉइंट ये वैल्यू लिखी होगी यही आपका वाई इंटरसेप्ट होगी। तो आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है -1, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वाई इंटरसेप्ट जिसको आप C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
वो किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था, यानी आपकी इसका आंसर आ गया 1 जो कि इसके ग्रेडियंट है और -1 जो कि इसकी आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में भी सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है, उसके लिए आपको इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपने वो दोनों पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से बता पाएं। अब इधर मैं कहीं दरमियान में पॉइंट्स नहीं चूज करूंगा क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और जब आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ जाएं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो आपको कि डेसिमल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बेसिकली आप करेंगे ये कि आप कोई और पॉइंट ऐसा ढूंढ लेंगे जो आपको उसके निस्बत आसानी से उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं। अदरवाइज आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट्स लेंगे आपके आंसर तो सेम ही रहेंगे। तो मैं एक पॉइंट जो ये वाला चूज कर रहा हूं इस ब्लू लाइन के ऊपर जो इस 4 से पास होकर गुजर रहा है, और इसका नाम मैं खुद से रख रहा हूं ए, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो याद रखिएगा वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, जैसे ये 4 वाला जो पॉइंट है आपके पास जिसका नाम मैंने ए रखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लिए जाते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। ये आप याद रखिएगा कि अगर आप कोई पॉइंट x एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। अब ये आपने एक पॉइंट चूज कर लिया। अब इसी तरीके से इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट चूज करना है, तो वो मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला, जहाँ पे ये ब्लू लाइन इस y एक्सिस को कट करके गुजर रही है, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ b। और ये भी याद रखना है कि अगर आप कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर चूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर भी है, इस ब्लू लाइन के ऊपर भी है, इधर भी ये पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर भी है, इस ब्लू लाइन के ऊपर भी है, एक साथ ही है। तो अगर आप कोई ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जो y एक्सिस के ऊपर होगा तो उधर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 ली जाएगी, और y की तो वही होगी जिसमें से ये लाइन पास हो रही है जो कि 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,8। तो याद रखिएगा x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं। अब बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, यानी अब आपने जो है दोबारा से कुछ ऐसा करना है कि इस A से जो सबसे पहले पॉइंट लिया था आपने मूव करना शुरू करना है हॉरिजॉन्टली, और तब तक मूव करते रहना है जब तक कि आप इस B पॉइंट के जो दूसरा पॉइंट लिया था बिल्कुल नीचे ना आ जाए। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केस है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला केस है, तो आपको यहाँ पर उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि B पीछे लिखा हुआ है, A थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, तो आप इधर से स्टार्ट करें, A से मूव करना इस तरीके से मूव करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और जब आप देखें आप बिल्कुल B के नीचे आ गए, देखिए आप बिल्कुल B के नीचे आ गए, तो वहां पे स्टॉप कर जाएं। तो यहां तक आप रुक गए। अब यहां से आपने ऊपर जाना शुरू करना है, वर्टिकल चेंज जिसको हम बोलते हैं। तो वर्टिकली ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, उस पॉइंट तक जहां पे वो बी लिखा हुआ है, जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी किया था। तो अब यहां से ऊपर जाना शुरू करें, देखिए ये मैं ऊपर जाना शुरू हो रहा हूँ, ये जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, और जहाँ पे बी पॉइंट आ जाए वहाँ पे खत्म कर ले। तो यहाँ पे हम खत्म कर लिया। तो इस और जब भी आप करेंगे आपके पास हमेशा यहाँ पे आप देखिएगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह करके बन रहा होगा जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने चेंज बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपने जाहिर बात है इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, जो आपने ए से लेके इस पॉइंट तक गए हैं, इस ओ को जो है आप ओरिजिन पढ़ा करेंगे, आप इसको 0 भी कह सकते हैं, यहाँ पे 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अभी हम इसको क्या कह रहे हैं, ओ। ये हमारा पॉइंट ओ है जहाँ पर हम आके रुके हैं और इससे ऊपर गए हैं। तो आपने पहले ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए से लेके ये ओ तक का डिस्टेंस, यानी कितने यूनिट्स हमने मूव किए। तो देखिए आप 4 पे थे, आप 4 से पहले 2 पर गए। 4 से 2 के दरमियान कितने का गैप है, 4 से 2 के दरमियान सिर्फ 2 यूनिट्स का गैप है। 4 से 2 आपको समझ आता है 2 यूनिट्स। और 2 से फिर आप वापस गए 0 की तरफ, यहाँ पे 0 0 हो जाते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स। तो आप कह लें 2 से 0 के दरमियान कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। यानी 4 से लेके 0 तक, ऑब्वियस बात है 0 से लेके 4 तक भी देख सकते हैं, 4 यूनिट्स आपने कवर किए हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल चेंज। आप यहाँ पे लिख दें कि सी पार्ट में जो आपने हॉरिजॉन्टल चेंज निकाला है, हॉरिजॉन्टल चेंज, और वो कितना है इसका, वो है ए से ओ लिख लें, ओ से ए लिख लें, एक ही बात है, मैं ए ओ लिख देता हूँ। और वो कितना आपने निकाल लिया, वो है 4 यूनिट्स, आप जस्ट 4 लिखते हैं। अब आपने इसी तरीके से वर्टिकल चेंज भी कवर करना है कि वो कितना बनता है। तो वर्टिकल चेंज शुरू होगा यहाँ पे ओ पॉइंट से लेके ऊपर बी तक। तो देखें पहले आपने ओ से लेके बी तक गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने यूनिट्स काउंट करने हैं। तो 0 से 2 तक तो जाहिर बात है 2 यूनिट्स हैं, 2 से 4 तक अगेन 2 यूनिट्स, 4 से 6 तक तो 5 6 अगेन 2 यूनिट्स, 6 से 2 तक अगेन, 6 से 8 तक अगेन 2 यूनिट्स। तो इन सारे यूनिट्स को ऐड कर लें तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वर्टिकल, यानी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो इसका मतलब है जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है इस ओ से लेके बी तक वो 8 यूनिट्स का है।
तो आप यहाँ पे लिख लें वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज, और वो कितना है, वो है O से B तक, O से B तक, और वो कितना बनता है मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया 8। अब आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखें, सारा काम आसान हो जाएगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, वो होता है वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, जिसको राइज ओवर रन भी कहते हैं। आप इसके आगे लिख सकते हैं, मैंने पिछले पार्ट्स में लिख के दिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से मेंशन नहीं कर रहा। तो हॉरिजॉन्टल चेंज, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो वर्टिकल चेंज की वैल्यू ऊपर दी हुई है, वो कितनी है, वो है 8, ठीक है, वो आप लिख दें 8। हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू भी ऊपर है, वो है 4। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ गया 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 2। अब जस्ट साइन का प्रॉब्लम रह गया। मैंने आपको बताया था कि जब आप ये यहाँ पे लिख लेंगे, अब आपने यहाँ पे साइन भी लगाना है। तो आप देखें, आपका जो ये केस है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास इस तरह की लाइन हो जो लेफ्ट टू राइट हो लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, देखिए ये लेफ्ट टू राइट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे केस में आपकी लाइन की ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आया करेगी, आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होती, जो ए और बी पार्ट में थे, वहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगी। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए आपने इसका जब ग्रेडियंट का आंसर लिखना है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, यानी आप यहां पर भी नेगेटिव साइन लगा दें और यहां पर भी आप नेगेटिव साइन लगा दें, तो आपके पास इसका आंसर आ गया ग्रेडियंट का -2। यही हमने कैलकुलेट करके दिखाना था। अब जस्ट रह गया इसका y इंटरसेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं कि वो पॉइंट जहां पे आपका ये ग्राफ y एक्सिस को कट करके गुजर रहा है। तो आप देखें, आपका ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये y एक्सिस है, तो ये इसी पॉइंट पे कट कर रहा है जो हमने पहले भी यूज किया है, जिसमें हमने लिखा था 8। आप देखिए इस y एक्सिस पे 8 लिखा हुआ है, तो आपका ग्राफ y एक्सिस को इस 8 के ऊपर कट कर रहा है। तो जो ग्राफ आपका होगा, यानी जो लाइन होगी आपकी जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा, वही वो लाइन का वही वाला पॉइंट जो होगा वो आपकी लाइन के लिहाज से आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो आपकी इस लाइन ने y एक्सिस को इस 8 वाले पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया, कट किया है, तो इसका मतलब आपका जो y इंटरसेप्ट होगा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इंटरसेप्ट, जिसको आप c से रिप्रेजेंट करें, वो कितना होगा, वो होगा 8। ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखा भी दिया 8 पे आपकी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपके ग्रेडियंट का आंसर आ गया -2 और आपके c का इंटरसेप्ट का आंसर आ गया 8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में भी आपको जो ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, इस पे एक लाइन मौजूद है। अगेन हमने इसकी ग्रेडियंट निकालनी है, तो हमें पहले 2 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। आपकी मर्जी, आप इस लाइन पे कहीं पे भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो मैं पहला पॉइंट जो चूज करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे चूज करने जा रहा हूँ, ये वाला, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइन जो है इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करके गुजर रही है। तो ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है, ये बेसिकली इस लाइन के ऊपर भी है और ये वाई एक्सिस के ऊपर भी है। तो जब भी आपको ऐसा पॉइंट मार्क करेंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, याद रखिएगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यानी जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, मैं इसका नाम खुद से a रख रहा हूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y कोऑर्डिनेट यही होगा जो आपने मार्क किया होगा। आपने मार्क क्या किया, -3, तो यहां पर हम लिखेंगे -3, ठीक है। तो यही इसका y कोऑर्डिनेट होगा जो y एक्सिस पे लिखा होगा, जहां पे आपने क्रॉस लगाया हुआ है। x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब एक और पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक पॉइंट ये मार्क कर लेता हूं। तो ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया, ये ब्लू लाइन के ऊपर भी है, इन लाइन के ऊपर भी है और x एक्सिस के ऊपर भी आ गया है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जब आप ऐसा पॉइंट मार्क करेंगे, इसका नाम मैं b रख लेता हूं, जो x एक्सिस के ऊपर होगा उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो वही होगी जो आपने मार्क किया, यानी ये -1, वो तो -1 ही रहेगी, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो देखें y कोऑर्डिनेट मैंने खुद से क्या लिख दिया, 0। यानी वो पॉइंट जो y एक्सिस पे आप लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, और वो पॉइंट्स जो आप जो है x एक्सिस के ऊपर लेते हैं उसका आपका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस वाले के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस वाले के ऊपर a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आपने याद रखना है। अब जब आपने कर लिया, अब आपको पता है आपने डिस्टेंस कवर करना है। अब देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, आप पहले B से डाउनवर्ड आएँ, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करें और फिर वहाँ से राइट हो जाएं और A तक आ जाएं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लें, इससे भी हो जाएगा। एक तरीका ये, आप पहले A से हॉरिजॉन्टल मूव करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करें, B के नीचे तक आएँ और फिर यहाँ से ऊपर जाएँ और B तक पहुँच जाए, इस तरह भी हो जाएगा। दोनों तरीके ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने क्योंकि A पॉइंट को पहले मार्क किया हुआ है तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। अब कहाँ तक जाना है, हमने वहाँ तक जाना है कि हम B के नीचे पहुँच जाए, यानी जो दूसरा पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है उसके नीचे आ जाए। तो ज़ाहिर बात है आपको लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इस तरह डॉटेड लाइन बनाते बनाते यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, मैं यहाँ पे ये क्रॉस लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल B के नीचे है। तो जब आप अगले पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाए, आपने वहाँ पे स्टॉप कर लेना है। तो यहाँ पे हम लेट से इसका नाम रख देते हैं, ये पॉइंट C हो गया। अब यहाँ से आपने अपवर्ड मूव करना है, जिसको हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। और कब तक मूव करते रहना है इस तरह डॉटेड लाइन में, जब तक कि आप उस पॉइंट तक ना पहुँच जाए जो ऊपर मार्क हुआ है, यानी B पॉइंट तक ना पहुँच जाए। देखिए हम पहुँच गए। तो जब आप इस तरह किया करेंगे, हमेशा यहाँ पे एक
90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी कैसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आपने जब डिस्टेंसेस लिखने हैं और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यूँ भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और वो कितना है आपके केस में ए से लेके सी तक, ये आपने हॉरिजॉन्टल चेंज जो है कवर किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका नाम आप रख दें ए से लेकर सी तक, ठीक है। अब ये कितना बनता है, अब देखें यहाँ पे आपने नोटिस करना है क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज़ में चेंज है। आपने देखना है जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसकी एक्स की वैल्यू क्या थी, आपने ए पॉइंट से शुरू किया था और उसकी एक्स की वैल्यू थी 0, और जहाँ पे आपने खत्म किया उस वक्त एक्स की वैल्यू क्या थी, आपने सी पॉइंट पे खत्म किया, और सी पॉइंट की एक्स की वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए आप देख लें जो आपने क्रॉस लगाया हुआ है एक्स एक्सिस कहाँ है, इसके ऊपर है, तो इसके बिल्कुल ऊपर देखें -1 लिखा हुआ है, यानी इस जो सी पॉइंट था इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था -1, और इसके पैरेलल वाई एक्सिस है तो उस पर लिखा हुआ था -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक तरह के -1 और -3 बन गए। तो आपने जिस पॉइंट से लेके जहाँ तक गए हैं उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट का आपका चेंज है वही आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो आपने ए से लेके सी तक गए तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 0 था, और जब आप पहुँचे तो वो -1 हो गया, यानी 0 से आप बेसिकली गए हैं -1 तक। अब देखें ये कितना चेंज बनता है, याद रखिएगा जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हैं ना आपने इन साइंस को नहीं देखना, आपने ये सोचना है 0 से लेके 1 तक का कितना गैप बनता है, तो जाहिर बात है वो 1 यूनिट्स का ही बनता है, 1 यूनिट्स का, या आपने इस साइन को इग्नोर करना है। इसका मतलब ए से लेके सी तक का जो चेंज है ना आपके पास वो कितने का है, 1 यूनिट का चेंज है, इस साइन को नहीं आपने देखना क्योंकि 0 से -1 के दरमियान 1 यूनिट का गैप होता है अगर आप साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। तो हॉरिजॉन्टल चेंज तो आ गया। अब आप इसी तरीके से वर्टिकल चेंज भी निकाल लें, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल चेंज। अब वर्टिकल चेंज क्या है कि जब आप सी पर रुके और सी से ऊपर बी तक गए, यानी सी से लेके बी तक का चेंज, और इसके लिए आपको वाई वैल्यूज में फर्क देखना है। तो देखिए आप सी पार्ट से स्टार्ट हुए थे, सी पार्ट में आपकी वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू है वो थी -3, और जब आप ऊपर तक गए कहाँ तक, बी तक, तो उस टाइम जब आप पहुंचे बी तक तो उस उधर वाई की वैल्यू कितनी थी, वो थी 0। तो यानी 0 से लेके -3 तक का जो डिस्टेंस है वही आपका वर्टिकल चेंज है, जिसको आप सी बी भी कह सकते हैं, बी सी भी कह सकते हैं। तो अगेन आप इस माइनस साइन को जरा इग्नोर कर दें तो 0 से लेके 3 तक कितने यूनिट्स बनते हैं, जाहिर बात है 3 यूनिट्स बनते हैं, 0 से 1 और 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट, 2 से 3 3 यूनिट। अगर आप साइन को इग्नोर कर दें तो ये 3 यूनिट्स बनते हैं, यानी वर्टिकल चेंज कितना हो गया 3 का। तो अब आप ग्रेडियंट आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो कि है आपके पास वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अब आप देखें यहाँ पे वर्टिकल चेंज जो है वो कितना आपको ऊपर गिवन है, वो गिवन है 3, तो आप 3 लिख दें, और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है वो है 1, तो आप नीचे लिख दें 1। जब आप यहाँ पे लिख लेंगे अब आपने बस साइन देखने हैं कि ये ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आपके पास ऐसी लाइन हो जो लेफ्ट टू राइट हो लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे हमेशा जो आपके पास ग्रेडियंट हुआ करेगा ना वो नेगेटिव हुआ करेगा। जिस तरह हमारे पास भी जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए आप यहाँ पे हमेशा क्या लगाया करेंगे, नेगेटिव साइन। तो -3 और 1 कितना होता है, अगेन वो तो -3 ही होता है, आप इसको -3 लिख सकते हैं। तो आपका ग्रेडियंट तो आ गया कितना, -3। अब रह गया जस्ट वाई इंटरसेप्ट। तो आपने वाई इंटरसेप्ट के लिए देखना होता है कि आपकी ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। तो अगर आप नोटिस करें ये ब्लू लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है जहाँ पे पहले से -3 लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा आपको मिटा के दिखा दूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये मुश्किल हो रही हो देखने में। तो ये देखें ये आपकी लाइन जो है इस जगह पर ये जो ब्लू लाइन है वाई एक्सिस को कट करके गुजर रही है। तो जहाँ पे आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो उसी पॉइंट को आपका वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो ये जो -3 है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वाई इंटरसेप्ट जो है आपका, जो कि सी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना है, वो भी -3 है। यानी ग्रेडियंट का आंसर भी -3 और आपके वाई इंटरसेप्ट का आंसर भी -3 है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक लाइन बनी हुई नज़र आ रही है। आपने सबसे पहले इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है और अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि हमने इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स पहले चूज़ कर लेने हैं और ऐसे पॉइंट चूज़ करने हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें आसानी से मालूम हो सके, जिसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल पाएँ। तो लेट्स से मैं एक पॉइंट तो ये वाला पिक कर लेता हूँ जो बिल्कुल आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है और इस लाइन के भी ऊपर है। तो ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर भी हो, इस लाइन के ऊपर भी हो, वो सबसे बेस्ट पॉइंट भी कभी कभार रहता है। तो यहाँ पर ये बेस्ट पॉइंट जो है इस वजह से क्योंकि मैं इसके
कोऑर्डिनेट्स आसानी से बता सकता हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि वो पॉइंट जो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर होता है उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो होता है। तो ये जो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया, इसका नाम अगर हम ए रख लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो वही होगा जो आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3। तो आपने एक पॉइंट चूज कर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 और 3। अगला पॉइंट मैं ये चूज कर लेता हूँ, लेट्स से इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना भी बड़े आसान है। वो कैसे हैं, आप बिल्कुल वर्टिकली इसके नीचे देखें, ये आप इस तरह लेके आए इसको नीचे, इस पॉइंट से नीचे देखें एक्स एक्सिस है तो उस तक आपने लेके आना है। जहाँ पे आके आपकी डॉटेड लाइन टच करेगी आप उस पॉइंट को देख लीजिएगा, वही आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर मैं इसका नाम बी रख दूँ तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बनता है 2। और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए आप देखें इस पॉइंट के लिहाज से वाई एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस इसके लेफ्ट पे है। तो आप यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएं इस तरीके से इधर। तो जब आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको वाई एक्सिस के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी 6। तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6, यानी 2,6 हो गया। तो बी पॉइंट हो गया इसका 2,6। जब आपने ये सब कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पॉइंट से स्टार्ट लेना है और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है और उसके बाद कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है। कैसे, अब आप इस ए पॉइंट से स्टार्ट करें और आपने इस तरह स्टार्ट करना है हॉरिजॉन्टली मूव करना कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप उस बी पॉइंट के नीचे ना आ जाएं। तो जैसे आप देखिए ये बी पॉइंट के आप बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आ चुके हैं यहाँ ग्राफ के ऊपर। तो जहाँ पे आप आके स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, वहाँ पे आपने इस तरह क्रॉस लगा लीजिएगा और इस पॉइंट का नाम कोई सी पॉइंट रख लीजिएगा। अब जब आप इस पॉइंट के ऊपर आके रुक गए, अब आपने इधर से ऊपर जाना है और कहां तक जाना है, उस पॉइंट तक जो कि बनता है इसका बी पॉइंट, यानी यहां तक। तो देखें अगर आप यूं जाएंगे तो यहां पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आपने चीजों को बिल्कुल करेक्टली मार्क कर लिया है। अब आपने इधर हॉरिजॉन्टल चेंज लिख लेना है और वर्टिकल चेंज लिख लेना है, तो वही आपको मदद करेगा ग्रेडियंट को बताने में। तो हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, जो आपने ए से लेके सी तक जो है कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप देख लें कि एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, जहाँ से शुरू किया है और जहाँ पर ख़त्म किया वहाँ तक। तो जब आपने शुरू किया था तो आपकी एक्स की वैल्यू 0 थी, जो आपने पॉइंट मार्क किया होगा उसकी पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू ही होती है, तो वो आपकी 0 थी, यानी आपने 0 से स्टार्ट किया और आप चलते गए कहाँ तक, सी पॉइंट तक। तो सी पॉइंट पे आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, तो ये पॉइंट इस तरह मार्क हुआ हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे आप देखें 2 ही लिखा हुआ है, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, और इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो 3 लिखा हुआ है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 3, ये आपको पता है। तो अगर आप देखें आपने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और सी पॉइंट तक आए और सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, यानी आपने 0 से 2 तक कवर किया। तो कितने यूनिट्स बनते हैं, 0 से 1 यूनिट बनते हैं, 1 से 2 अगेन 1 यूनिट बनते हैं, तो 1 + 1 टोटल कितने हो गए 2 यूनिट्स। यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल चेंज है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो आपने कवर किया है वो 2 यूनिट्स का है। तो आप यहाँ पे लिख दें ई पार्ट में कि जो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सी से, वो कितना है, वो है 2 यूनिट्स का। अब इसी तरीके से आप वर्टिकल चेंज भी निकाल लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वर्टिकल चेंज। और वर्टिकल चेंज कैसा आएगा, वो आप सी पे स्टॉप किए थे और सी से आप बी तक गए, यानी आपने सी से लेके बी तक जो वाई की वैल्यूज में चेंज आ रहा है वो देखना है। तो आप देखिए सी पॉइंट से जब आप स्टार्ट किए थे तो आपकी वाई की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे लिखी हुई है 3, और यहाँ से भी आपको पता चल रही है, देखिए यहाँ पे भी 3 लिखी हुई है, क्योंकि इसके सी के बिल्कुल पैरेलल जो वैल्यू होती है वो उसके वाई एक्सिस की ऊपर, यानी उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो 3 से आप स्टार्ट हुए और कहाँ तक गए, बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट पर जब आप गए तो आपकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी थी 6, वो यहाँ पे पैरेलल भी नजर आ रही है, यानी आपने 3 से 6 मूव किया है। तो 3 से जब आप 4 मूव किया होगा तो 1 यूनिट्स, 4 से 5 1 यूनिट्स, 5 से 6 अगेन 1 यूनिट, तो 1 + 1 + 1 कितने हो गए, ये हो गए 3 यूनिट्स, यानी आपने 3 यूनिट्स वर्टिकली मूव किए। तो इसलिए वर्टिकल चेंज, जो कि आप सी बी भी कह सकते हैं या बी सी कह सकते हैं, वो कितने का है, वो है 3 का। अब आप ग्रेडियंट आराम से बता सकते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। और आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ऊपर आप देख सकते हैं वर्टिकल चेंज की वैल्यू 3 है, ऊपर 3 लिख दें, हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू आपके पास 2 है, तो नीचे आप 2 लिख दें हॉरिजॉन्टल चेंज की जगह पे, यहाँ पे m वैसे ही। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास लाइन है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन की है, जब भी आपके पास लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन की हो तो उसकी ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो यानी आपने यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ करना है, अगर आप ना भी करेंगे तो भी इससे मुराद पॉजिटिव ही ली जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास इस m का आंसर आ गया 3/2, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5। तो आपकी ग्रेडियंट तो आ गई, वो कितनी है 3/2 या 1.5। अब इसका y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं।
तो इसका जो y इंटरसेप्ट है उसके निकालने से पहले एक चीज़ आप और देख लें, आप 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में कि डिनोमिनेटर वैसे ही लिखे रहने दें 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 के पास पास आ जाए। 2 1 टाइम्स जो होता है वो 2 होता है, 3 के सबसे पास होता है, तो 2 1 टाइम्स होता है, यहाँ पे 2 लिख दें। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 में क्या प्लस करें कि 3 बन जाए तो 1 होता है, तो ऊपर 1 लिख दें। इस तरीके से आप मिक्स फॉर्म भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, तीनों में से कोई भी आंसर आप जो यहाँ पर है कोट कर सकते हैं। तो अब वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो आपके ग्राफ को वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है। तो आपकी ये ब्लू वाली लाइन है, आप नोटिस करें ये इस ग्राफ को वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पे टच कर रही है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन इस तरह नीचे आ रही है और इस 3 वाली वैल्यू के ऊपर ये ब्लू लाइन इस वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो जहाँ पे ये ब्लू लाइन इस वाई एक्सिस को कट किया करेगी वही आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करें वो कितना है 3। तो आपका आंसर आ गया कि आपकी स्लोप आ गई 1/2 और आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया 3। ये मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी और वैसे में भी, जिस तरह आपको आसानी लगे। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में अगेन आपने इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करके दिखानी है, तो आपको 2 पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे इस लाइन के ऊपर। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको चीज़ें समझ आ गई है तो पहले मैं इस लाइन के ऊपर एक ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहा हूँ, तो आपको बता चुका हूँ कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लिया जाता है उसके वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 2 ही कहलाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरह एक लाइन के ऊपर आपने दूसरा पॉइंट भी चूज़ करना है, तो दूसरा पॉइंट मैं ये चूज़ कर लेता हूँ जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आप चूज करते हैं उसका नाम लेट से मैं बी रख लेता हूं। तो उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट तो वही कहलाएगा जो आपने चूज किया है, क्योंकि यहां पर आपने वाई एक्सिस के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है इस वाली जगह पर ही क्रॉस लगाया, तो इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब आपने चूज कर लिए। अब आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दिखाने हैं। कैसे? आप एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर कुछ वर्टिकली कवर करेंगे और उन्हीं की रेशियो को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए से स्टार्ट होंगे और हमने वहां तक मूव करते जाना है जब तक कि हम इस बी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे नहीं आ जाते। जैसे अगर आप नोटिस करें कि अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, मैं इस चीज़ को डॉटेड लाइन से जो है शो करूंगा। लेट से मैं ए पॉइंट से इस तरह स्टार्ट करूं, डॉटेड लाइन में बनाता जाऊं और वहां तक जाऊंगा कि जब तक मैं बी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे नहीं आ जाता। तो देखिए मैं बी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आ गया। जब आप यहाँ पे रुक जाएंगे आपने इस जगह पे स्टॉप कर जाना है और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रख देना है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे होते हैं। इसका खास नाम होता है ओरिजिन, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे आके स्टॉप कर गए, आप यहाँ पे इस तरह मार्किंग भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड जाना है और अपवर्ड कहाँ तक जाना है, जब तक कि आप उस दूसरे पॉइंट बी पॉइंट तक ना पहुँच जाए। तो देखिए अब हम बी पॉइंट तक पहुँच गए, यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हमेशा इस तरीके से 90 डिग्री का आपके पास एंगल भी बनेगा, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, जो आपने इस ए पॉइंट से लेके इस ओ पॉइंट तक कवर किया। तो ए पॉइंट पे आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2। और जहाँ पे आप रुके जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपको बता चुका हूँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 0, यानी बेसिकली आपने 2 यूनिट से लेकर 0 यूनिट्स तक आप गए। तो इसका मतलब है 0 से 2 के दरमियान जो गैप बनता है वही आपके यूनिट्स कवर हुए हैं। और 0 से 2 के दरमियान कितना गैप बनता है, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 अगेन 1 यूनिट। तो 1 + 1 यूनिट्स टोटल कितने हो जाते हैं 2 यूनिट्स। वैसे भी वो क्लियर है, 0 से 2 तक 2 यूनिट्स का गैप बनता है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका जो हॉरिजॉन्टल चेंज आया है वो कितना आया है, वो है 2 यूनिट्स का, जो कि ए से लेके ओ तक आपने कवर किया है। तो वो आप लिख लेंगे 2। अब इसी तरीके से आपने वर्टिकल यूनिट्स कवर करने हैं। तो वर्टिकल यूनिट्स वो होंगे जो आपने इस ओ से लेकर बी तक कवर किए हैं, यानी वर्टिकली, और इसके अंदर आपको वाई की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया पहले आप देखें वो वाई की वैल्यू क्या थी। तो उधर वाई का वैल्यू का मतलब है वाई के कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो वाई कोऑर्डिनेट इस ओ पॉइंट का, क्योंकि हमने इस ओ पॉइंट से स्टार्ट किया था, वो 0 बनता है, यानी आपने 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, इस बी पॉइंट तक गए। तो इस बी पॉइंट की आप वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देख लेंगे वो कितनी है 3, यानी 3 तक गए। वो यहाँ पे भी आपको मार्क हुई हुई नजर आ रही होगी, यानी 3 तक गए। तो 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 अगेन 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट। तो 1 + 1 + 1 कितने हो जाते हैं, टोटल 3 यूनिट्स। वैसे भी क्लियर है, 0 से 3 यूनिट्स का गैप बन जाता है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल चेंज आपने कवर किया है, वर्टिकल चेंज जिसको आप ओ से लेके बी तक कहेंगे, यानी ओ से लेके बी तक, वो कितना है, वो है आपके 3 यूनिट्स का। तो अब आप ग्रेडियंट आराम से निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ चीज़ों को। तो वो होता है आपके पास वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेडियंट, यानी m का फॉर्मूला होगा हमारे पास वर्टिकल चेंज। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वर्टिकल चेंज, आप इसे कंप्लीटली लिख लीजिएगा, वर्टिकल के स्पेलिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल
चेंज। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास वर्टिकल चेंज जो है वो है 3 का, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दें। हॉरिजॉन्टल चेंज आपका कितना है, वो है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दें। अब आपने देखना है साइन कौन सा लगाएगा, आपकी ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी जो ये लाइन है ये लेफ्ट टू राइट जो है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। जब भी आपके पास लाइन ऐसी हो जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो इसकी हमेशा ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ करेगी। तो आपने भी इस ग्रेडियंट का यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना है, यानी ये हो जाएगा -3/2। और आपने इसको मिक्स फॉर्म में लिख देना है। मिक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं। अब इस डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू के पास पास आ जाए। 2 को 1 टाइम्स करें तो 2 आता है जो कि 3 के सबसे पास बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम्स। 2 1 टाइम्स क्योंकि 2 होता है। अब ऐसी चीज़ आप प्लस करते हैं जो कि आपको ऊपर 3 बना दे, यानी 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो 2 में क्या प्लस किया जाए कि ऊपर वाला 3 बन जाए, तो 1 प्लस करने से 3 बनता है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ये माइनस का साइन वैसे ही, तो हमारे पास इसकी ग्रेडियंट आ गई -1 होल नंबर 1/2। अब रहेगी जस्ट वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको पता है, आपने देखना है कि आपकी जो ये लाइन है ब्लू कलर की, ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है। तो साफ पता चल रहा है कि आपकी ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर जहाँ पे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे क्रॉस करके गुजर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, तो यही आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपका वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया 3, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपका c कितना आ गया जो है 3, यानी आपकी स्लोप की वैल्यू आई -1 होल नंबर 1/2। और आपके पास जो ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट कह लें या स्लोप कह लें, और आपके पास जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आई वो आई कितनी 3, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा f पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके g पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में भी जो ग्राफ बना हुआ है आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक लाइन आपके पास गिवन है, और अब मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ कि आपने अगर इस लाइन की ग्रेडियंट निकालनी है तो आपने इस ब्लू लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं पिक कर रहा हूँ वो ये वाला पॉइंट है, जहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ और ये ब्लू लाइन के ऊपर भी है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट जो आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, याद रखिएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही है जो आपने जहाँ पर ये मार्किंग की है। तो मैंने ये 3 पर मार्किंग की है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब मैं इस पॉइंट का नाम खुद से रख देता हूँ a, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट लेना है b, वो भी इस लाइन के ऊपर ही कहीं पे होना चाहिए। कोशिश करें वो वाला पॉइंट ले जिसके कोऑर्डिनेट्स आप अच्छे से बता सकते हो। तो मैं एक ये वाला पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और इसका नाम b रख लेता हूँ खुद से, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो ब्लू लाइन के ऊपर भी है और इस वाई एक्सिस के ऊपर भी आता है। तो ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा 0 होगा, लेकिन इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो यही वाली मार्किंग होगी जहां पर से ये ब्लू लाइन गुजर रही है। और आप ये देख सकते हैं ब्लू लाइन 4 में से गुजर रही है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो क्या होगा 4 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब जब आप ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं, अब हमने वो हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज निकालना होता है जो आपको मैंने समझाया हुआ है। और वो कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप ए से स्टार्ट करें और ए से आपने मूव करना है हॉरिजॉन्टली, और किस डायरेक्शन में मूव करना है, उस डायरेक्शन में मूव करना है कि आप चलते चलते इस बी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आ जाएं। एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये है कि आप पहले बी से डाउनवर्ड आए यहाँ ओरिजिन तक जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और इधर से राइट होकर आप कह लें हॉरिजॉन्टली चेंज, हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए ए तक आ जाएं। दोनों तरीके से चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं एक ही पैटर्न फॉलो करते आ रहा हूँ तो उसी से आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या करना है, हमने ए से स्टार्ट होना है, हमने कुछ हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करना है, और कब तक इस तरह मूव करते जाना डॉटेड लाइन तक, जब तक हम अपने दूसरे मार्क हुए हुए पॉइंट के बिल्कुल नीचे ना आ जाएं। तो देखिए जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो मैं इस बिल्कुल बी पॉइंट के नीचे आ गया। यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना और मार्क कर लेना इस पॉइंट को। ये बिल्कुल आप सेंटर में आके रुके हैं जहाँ पे 2 एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपने हमेशा याद रखने हैं, ये होते हैं 0 0। इधर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब यहाँ पर आप स्टॉप करके अब आपने क्योंकि बी पॉइंट तक पहुंचना है तो अब आपको वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ेगा, जिसको हम वर्टिकल चेंज बोलते हैं। तो आप इसी तरह डॉटेड लाइन से वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे उस पॉइंट तक जब तक आप उस बी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। तो देखिए हम पहुंच गए, तो यहाँ पे फिनिश हो गया। और आप याद रखिएगा जब भी आप ये इस तरह का जो है सिनेरियो डिस्कस कर रहे होंगे, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, अब आपने जस्ट चेंज निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे जी पार्ट साथ ही लिखूंगा, आपने क्या निकालना है, आपने हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हॉरिजॉन्टल चेंज, हमने हॉरिजॉन्टल चेंज फाइंड आउट करना है। और वो क्या होगा, वो जो आपने अभी चेंज यहाँ से ए से लेके इस ओरिजिन तक ओ पॉइंट तक कवर किया है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे ए ओ, ठीक है। और ये कितने यूनिट्स कवर किए इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो मैन्युअली आप देख सकते हैं कि ए से लेके ओ तक कितने यूनिट्स मेंशन्ड है वो कैलकुलेट कर लें। और दूसरा आप ये देखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चेंज का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज में चेंज,
तो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, तो आपने जब शुरू किया था उस वक्त एक्स कोऑर्डिनेट था 3, और जहां पे आपने खत्म किया, आपने इस ओ पे आके स्टॉप किया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0। यानी बेसिकली आप 0 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस आपने कवर किया। तो इसमें कितने यूनिट्स कवर हो जाते हैं, 3 से 2 होते हैं 1 यूनिट कवर, 2 से 1 होते हैं अगेन 1 यूनिट्स कवर, यानी इनके दरमियान 1 1 का गैप है तो 1 यूनिट कह लें, और 1 से 0 0 होते हैं अगेन 1 यूनिट कवर। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1 + 1, टोटल कितने हो गए, 3 यूनिट्स हो गए। वैसे भी 0 से 3 यूनिट्स, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया इसका हॉरिजॉन्टल चेंज 3 यूनिट्स। अब आपने वर्टिकल चेंज निकालना है, तो वर्टिकल चेंज में आपने जहां पे स्टॉप किया था इससे आपने वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट शुरू की है, तो आप यहां से चीज़ों को देखेंगे। तो आप देखिए 0 से आप स्टार्ट हुए और 4 तक गए हैं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, अब आपने नोटिस करना है कि y की वैल्यूज में जो चेंज है वो आपका वर्टिकल चेंज होगा। तो आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसका y कोऑर्डिनेट देखें वो कितना है, वो है 0, यहाँ से पता चल रहा है 0, और यहाँ से आप स्टार्ट होकर जिस पॉइंट पे जाके रुके हैं जो कि b पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो आप 4 पे रुके। तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2 यूनिट, 2 से 3 3 यूनिट, और 3 से 4 4 यूनिट्स, यानी टोटल 4 यूनिट्स हैं 0 से लेकर 4 तक। तो वर्टिकल चेंज आपका कितना आ गया, 4। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, आपके पास जो वर्टिकल चेंज है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा O से B, आप कह सकते हैं इसको BO भी कह सकते हैं, OB लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास है ये 4। अब आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, वो होता है M = वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, अब आपने वर्टिकल चेंज जो है वो उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। वर्टिकल चेंज की वैल्यू 4 है और डिवाइड करें हॉरिजॉन्टल चेंज से, हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू 3 है, तो 4/3 हो गया। अब बस आपने इसका साइन देख लेना है। तो साइन किस तरह पता चलेगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपके पास लाइन लेफ्ट टू राइट होगी लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस चीज़ की ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव ली जाती है, और आपकी भी ये लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी ग्रेडियंट नेगेटिव होगी, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक नेगेटिव साइन। और इसी चीज़ को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो क्या तरीका होता है कि नीचे वाले नंबर्स को वैसे लिखते हैं 3, अब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4 के पास आ जाए, 3 1 टाइम्स 3 होता है, ये सबसे पास बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होता है। अब आपने देखना है इस 3 में क्या प्लस करें कि ऊपर वाला नंबर 4 बन जाए, तो 3 में 1 प्लस करने से 4 बन सकता है, तो ऊपर आप लिख देंगे 1, और ये माइनस का साइन वैसे ही। तो ये आ गई हमारे पास इसकी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर ली। अब ग्रेडियंट के बाद हमने देखना है कि हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है। तो y इंटरसेप्ट कहते हैं कि आपका जो ग्राफ है जिसमें लाइन बनी हुई है, ये लाइन आपके y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है। तो बड़ा क्लियर है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करके गई है जहां पे 4 लिखा हुआ है। तो जहां पे आपकी ब्लू वाली लाइन आपके y एक्सिस को टच करेगी वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो यहां से भी बात क्लियर हो गई कि आपका जो y इंटरसेप्ट होने वाला है, जिसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, वो है 4। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। तो यहाँ पर आपका ये G पार्ट कंप्लीट हुआ, आपकी ग्रेडियंट आ गई -1 होल नंबर 1/3, और आपने जो ये y इंटरसेप्ट निकालना था वो आपका आ गया 4। तो यहाँ पे पार्ट फिनिश हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर H में आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है जिसपे अगेन एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे भी आपने ग्रेडियंट निकालनी है, तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स चूज करने हैं इस ब्लू लाइन के ऊपर, और जिस तरह बताता आ रहा हूँ आपने वो पॉइंट चूज करने हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से बता पाएं। तो लेट्स से मैं एक कोऑर्डिनेट जो है, एक पॉइंट जो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ नीचे, ये मैंने मार्किंग करी है -5 के ऊपर। तो आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेंगे तो उसका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं इसका नाम a रख दूं तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट तो वही होगा जहां पर आपने मार्किंग किया, आपने -5 पे मार्क किया, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -5। अब एक और पॉइंट ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट ये ले लेना बेहतर है। तो आप यहां पे देखें ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस के ऊपर भी है, यानी y एक्सिस के ऊपर भी है, लाइन के ऊपर भी है, क्योंकि लाइन y एक्सिस से गुजर रही है, तो ये पॉइंट एक तरह का दोनों के ऊपर है। तो जब भी आप कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लेंगे तो उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रखेंगे, और y कोऑर्डिनेट वही होगा जिस पे आपने मार्क किया, आपने 4 पे मार्क किया, तो इसका y कोऑर्डिनेट 4 ही होगा। और इसका नाम रख दें, मैं इसका नाम रख देता हूं b। अब आपने हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज निकालना है। तो आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पहले ए पॉइंट से मूव करना है वहां तक कि जब आप एग्जैक्टली इस दूसरे पॉइंट के यानी बी पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आ जाएं। तो उसके लिए आपको ए पॉइंट से जो है राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। तो हम किस तरह मूव करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप ए को इधर से मूव करना शुरू करें, डॉटेड लाइन से मूव करते जाएं करते जाएं करते जाएं, यानी यहाँ से मूव होते जाए, और मूव करते करते आप पहुंचेंगे बिल्कुल बी के नीचे यहाँ पर, और जिस पॉइंट पे आप आके रुके हैं वो है ओरिजिन, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जहाँ पे x और y एक्सिस मीट कर रहे होते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं।
इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब यहाँ पे आपने स्टॉप किया तो अब यहाँ से आपको बी तक पहुंचने के लिए वर्टिकली अपवर्ड जाना पड़ेगा। तो अब आप इस तरह डॉटेड लाइंस बनाएंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि आप इस बी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। तो देखिए बी तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है हमने एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल पूरा कवर कर लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाने का मतलब है कि आपने चेंज बिल्कुल ठीक निकाला है। तो अब आपने जब ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देनी है, अब जस्ट आपने लिखना है हॉरिजॉन्टल चेंज। तो सबसे पहले हम कौन सा चेंज फाइंड आउट करेंगे? हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज, और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा? जो आपने ए से लेके 0 तक कवर किया, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो ए ओ आपने बेसिकली निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आ रहा है? इसका मतलब है आपका जो एक्स की वैल्यूज में चेंज है वही आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है, वही आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो आपने स्टार्ट किया था -5 से, यानी जहां पे आपने पॉइंट ये मार्क किया हुआ है इधर एक्स की वैल्यू -5 है, और आप स्टॉप किया जहां पे 0 आ गया 0 पे, यानी -5 से लेकर आपने 0 तक का डिस्टेंस कवर किया। अब इसके दरमियान जितने यूनिट्स बनते हैं आपने वो काउंट कर लेने, और इन नेगेटिव साइन को नहीं देखना। हम जो डिस्टेंस काउंट करते वक्त इस नेगेटिव साइन को नहीं देखा करेंगे। तो 5 से -4 तक 1 यूनिट बनते हैं, -4 से -3 तक अगेन 1 यूनिट बनते हैं, -3 से -2 तक अगेन 1 यूनिट, -2 से -1 तक अगेन 1 यूनिट, और यहाँ पे -1 से 0 तक अगेन 1 यूनिट बनते हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 यानी 5 यूनिट्स का गैप बनता है। 5 यूनिट्स आपने बेसिकली कवर किए हैं इस ए से लेके इस ओ पॉइंट तक, यही आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसी तरीके से आपने वर्टिकल चेंज भी निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल चेंज, और वो कहाँ से आएगा? जब आपने ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए ओरिजिन से लेके आप यहाँ तक गए हैं इस पॉइंट तक, तो अब y वैल्यूज में चेंज देखना है। तो जिस पॉइंट से शुरू किया था आपने उसकी y वैल्यू देख लें, यानी y कोऑर्डिनेट देख लें, वो 0 था, और जिस पॉइंट पे खत्म किया उसकी y वैल्यू देख लें, वो 4 है। तो 0 से 4 तक आपने कवर किया है। तो कितने यूनिट्स बनते हैं? 4 यूनिट्स बनते हैं। 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3, और 3 से 4 4। तो इसका मतलब है वर्टिकल चेंज, जिसको आप OB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कितना है आपका? 4। अब आपके लिए ग्रेडियंट निकालना बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं है। मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ये पिछले क्वेश्चन की असल में यहाँ पर लिखी रह गई हैं, तो इनको मैं यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम इसको लिख लेते हैं अपने न्यू वाला ग्रेडियंट। तो न्यू वाला ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा अगेन वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्टिकल चेंज आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है 4 है, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 5 है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 4/5, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा m। और अब आपने साइन देख लेना, साइन कौन सा आएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जब भी ऐसी लाइंस होंगी जो लेफ्ट टू राइट होंगी लेकिन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी स्लोप तो होगी पॉजिटिव। और जब भी कोई ऐसी लाइन होगी जो लेफ्ट टू राइट होगी लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी स्लोप होगी आपके पास नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास केस है, ये आप कह लें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ही केस है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ऐसी लाइन है कोई, इसकी आपकी स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगी? नेगेटिव। ऐसी लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आपके पास बना हुआ है, ये आपके पास एक तरह का बन रहा है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। आप नोटिस करें यहां से ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो इसकी आपके पास ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए? इसकी ग्रेडियंट होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब आपके पास पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? प्लस का साइन लगा लेंगे। तो अब आपने इसको जस्ट मिक्स फॉर्म में लिख देना है। तो इसके नीचे इसकी मिक्स फॉर्म बल्कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका 5 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका आंसर जस्ट यही होगा 4/5। अब आपने जस्ट जो है y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर लेना। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि आपकी ये वाली लाइन आपके y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। तो आप देखें आपकी ये वाली लाइन y एक्सिस को इस 4 वाले पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये ब्लू वाली लाइन या आपका ग्राफ कह लें जिसमें लाइन मौजूद है, ये लाइन जब भी आपके y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी वही आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये 4 पे कट करके गुजरी है, क्रॉस करके गुजरी है, तो आपका y इंटरसेप्ट कितना है? 4। तो y इंटरसेप्ट को आप c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका c कितना आ गया? 4। तो यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 4/5 और आपके y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 4। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर आई। तो पार्ट नंबर आई में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन आपके पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। आपने अगेन इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो इस पे आपको 2 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट चूज कर लेता हूँ, और ये जो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये y एक्सिस के ऊपर है और इस लाइन के ऊपर भी है। आपने 2 पॉइंट्स इस लाइन पे लेने होते हैं, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से गुजर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये लाइन पे भी होगा और y एक्सिस पे भी होगा। तो ऐसा कोई भी पॉइंट आप लेते हैं जो कि y एक्सिस पे होता है, उसके मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं कि उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप इस पॉइंट का नाम a रख लें
लें तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट तो वही होगा जहां पे आपने मार्किंग किया, आपने -6 पे करी है तो ये -6 ही होगा। अब इसी तरीके से आपको एक और पॉइंट ले लेना है, तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये मेरे लिए आसान है इसको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है और वो पॉइंट जो आप x एक्सिस के ऊपर लेते हैं, लेट्स से इसका नाम b रख लेते हैं, उसका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो जहां पे आपने मार्किंग की है। तो मार्किंग आपने 4 पे की है तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपने जस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज देखना है, तो किस तरह आपने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेना है और उस डायरेक्शन में मूव करना है कि जब तक आप अगले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे ना आ जाएं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ए से अगर आप स्टार्ट करें तो आपने ए से राइटवर्ड मूव करना है, ए से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड आपने डिस्टेंस कवर करना है और तब तक आपने डॉटेड लाइंस बनाते जानी है जब तक कि आप इस एग्जैक्टली बी पॉइंट के जो दूसरा पॉइंट मार्क किया हुआ एग्जैक्टली नीचे ना आ जाए। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें ए से राइट साइड पे, तो देखिए इस तरह डॉटेड लाइन बनाते जाएं और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली बी पॉइंट के नीचे आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप मार्क कर लें, इस पॉइंट का कोई नाम रख लें, लेट्स से इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ सी पॉइंट। अब यहाँ तक आपका ये हॉरिजॉन्टल चेंज काउंट होगा या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काउंट होगा। अब यहाँ से आपने ऊपर जाना है क्योंकि आपने बी पॉइंट तक पहुंचना होता है, तो अब आपको वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ेगा इस तरीके से कि जब तक आप इस पॉइंट 40 पर ना पहुंच जाए। अब आप पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है ये जो आपने दो चेंज किए हैं, दो डिस्टेंस निकाले हैं, इसमें से ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है और ये जो है ये आपका वर्टिकल चेंज है, ये आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई पार्ट के अंदर सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपका हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज। और ये आपको देख के भी पता चल जाया करेगा, आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। हॉरिजॉन्टल चीज है ए से सी तक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से सी तक। अब आप नोटिस करें कि ए से सी तक कितने यूनिट्स बनते हैं, तो इसका बड़ा आसान तरीका है, जहां पे आपने स्टॉप किया था आप इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, आप देखें कि इसका फासला एक्स एक्सिस से कितना बनता है, यानी आप कह लें कि ये एक्स एक्सिस पे कहां पे बनता है। तो अगर आप देखें ये क्रॉस मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, डॉटेड लाइन को आप ऊपर फॉलो करते जाएं तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यानी एक तरह का इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4। और y कोऑर्डिनेट देखने के लिए आप इसके पैरेलल देखें y एक्सिस पे, तो इसके पैरेलल आप y एक्सिस पे देखें -6 लिखा हुआ है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है जो कि -6। तो x कोऑर्डिनेट में जो चेंज आता है वही आपका हॉरिजॉन्टल चेंज होगा। तो आप देखिए आप 0 से स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे आए C पॉइंट तक, जिसमें आपके पास यहाँ पे पहुंच गए 4, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसका x कोऑर्डिनेट 0 था और जिस पॉइंट पे खत्म किया उसका x कोऑर्डिनेट 4 था। तो 0 से लेकर आपने एक तरह का 4 यूनिट्स कवर किए, इसको हम बोलेंगे 4 यूनिट्स, क्योंकि 0 से लेके यहाँ तक कितने बनेंगे 4 यूनिट्स। ये 0 है और ये 4 है, तो 0 से लेके 4 तक 4 यूनिट्स आप कह लें कवर करते हैं हम। आप वैसे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं चीज़ों को, तब भी मैनेज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का मतलब है 2 यूनिट्स, क्योंकि आप देखें इस वाले ग्राफ में 2 यूनिट्स का गैप है और यहाँ से यहाँ तक देखें अगेन 2 यूनिट्स, तो 2 + 2 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है 4 यूनिट्स। अब आपने वर्टिकल चेंज देख लेना है, उसके लिए आप देखें जिस पॉइंट से आप ऊपर तक गए हैं उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क आ रहा है। तो आपने -6 से स्टार्ट किया, कि सी पॉइंट से स्टार्ट किया था, इसका y कोऑर्डिनेट -6 है और ऊपर वाले पॉइंट तक गए हैं जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। यानी एक तरह का आप जब यहाँ से नीचे से ऊपर गए हैं तो आप -6 से कहाँ तक गए हैं, जो है 0 तक गए हैं। तो आपने इस साइन को नहीं देखना, इस साइन को नहीं आप देखना, जस्ट आप इस पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें कि 0 से 6 तक कितने यूनिट्स बनते हैं। तो वो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें ये 6 और 4 है, यानी 2 यूनिट्स का गैप है, 2 यूनिट्स, अगेन यहाँ तक 4 यूनिट्स और यहाँ ऊपर तक 6 यूनिट्स, यानी यहाँ बी तक ही आप पहुंच जाएंगे। यानी सी का यहाँ से लेके यहाँ तक का आप डिस्टेंस निकाले तो ये 6 यूनिट का बनता है। यहाँ से भी क्लियर है 0 से 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपका जो वर्टिकल चेंज बना, वर्टिकल चेंज वो कितना बना, वो बना 6 यूनिट का, और उसको आप कह सकते हैं सी से लेकर बी तक, या सी बी कह लें या बी सी कह लें, वो है आपका 6 यूनिट। अब आप ग्रेडियंट निकाल लें, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, तो उसका फॉर्मूला है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो वर्टिकल चेंज ऊपर गिवन है वो 6 है, अभी निकाला है। हॉरिजॉन्टल चेंज भी ऊपर बताया वो 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, मैं इस नीचे वाले जो पार्ट को इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो m का आंसर आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे ये भी डिसाइड कर लें कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है या नेगेटिव ग्रेडियंट है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, जब भी आपके पास कोई लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में हो उसकी ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसकी भी ग्रेडियंट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ साइन ना भी लगाएं तो ये पॉजिटिव ही कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसकी मिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी मिक्स फॉर्म बन जाएगी, आप 2 को वैसे ही लिखें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाले नंबर के पास पास आ जाए। 2 1 टाइम्स 2 होता है जो सबसे ज्यादा पास आता है 3 के,
तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो 2 में क्या प्लस करें, 3 बन जाए 1, तो 1 को यहाँ पे लिख दें। तो ये आपके पास आ गई आपका ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसका वाई इंटरसेप्ट रह गया। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी ये जो ग्राफ में लाइन है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें कि ये जो आपकी ग्राफ की लाइन है ये वाई एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, जो कि है -6। तो इससे पता चला कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो है -6। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं इसका वाई इंटरसेप्ट। तो आपका जो वाई इंटरसेप्ट आया है, वाई इंटरसेप्ट जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे वो है -6। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आपके दोनों आंसर्स आ गए। आपकी ग्रेडियंट जो है वो है ये 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2, और आपके पास जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, -6। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब हम ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं, इसको हम जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब आपको सारे पार्ट्स मैं समझा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो हमें अगेन इस पार्ट में भी इस लाइन की ग्रेडियंट पहले फाइंड आउट करनी है, तो 2 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। एक पॉइंट ये चूज कर लेता हूँ। आपको बता दिया जो भी पॉइंट आप इस लाइन के ऊपर लेंगे और अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, एक्स एक्सिस भी है, तो आपको जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर आप इसका नाम ए रख लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा जहाँ पे आपने मार्क किया 8, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो एक पॉइंट आपने चूज कर लिया। एक पॉइंट ये ले लें, ये जाहिर बात है वाई एक्सिस पे ही बनता है, इस लाइन के ऊपर ही बनता है। तो जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लिया करेंगे उसका आपका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो वही होगा जहां पे आपने मार्किंग की होगी। अगर इसका नाम बी रख लूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई एक्सिस पे होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 ही होगा। अब आपने हॉरिजॉन्टल चेंज और वर्टिकल चेंज निकालना है। उसका तरीका ये, किसी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है और वहां उस डायरेक्शन में मूव करना है कि जब आप अगले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आ जाएं। जैसे अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी लेफ्टवर्ड मूव करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, ताकि आप इस बी पॉइंट के नीचे आ जाएं। जैसे अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, इस पॉइंट तक, जिसका नाम क्या होता है, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। आपको बताया हुआ ये पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे होते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब यहाँ पे आपने आके स्टॉप करना है तो इधर से आपको बी तक जाना है। तो बी तक जाने के लिए अब आपको वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो जब आप इधर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे यहाँ तक, तो अब आपका डिस्टेंस पूरा कवर हो गया वर्टिकली भी, और आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता नजर आएगा, यानी ये पूरा एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनता आएगा नजर आएगा। तो अब आपने जैसे वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज, तो हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है, वो है ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस। तो इसको निकालने का तरीके 2 हैं। एक तो मैन्युअली आप देख के बता सकते हैं कि आप देखें 0 से लेके 8 तक कितने यूनिट्स बनते हैं, 0 से लेके 8 तक, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर जहां पे आपने स्टॉप किया होता है उतने यूनिट्स काउंट कर लेने होते हैं। तो इस 8 से लेके अगर आप 0 तक देखें 8 यूनिट्स बनते हैं, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया 8। आप यहां से भी देख सकते हैं 0 से 2 2 यूनिट्स, 2 से 4 अगेन 2 यूनिट्स यानी 4 हो गए, 4 से 6 अगेन 2 यूनिट्स यानी 6 हो गए, 6 से 8 अगेन 2 यूनिट्स यानी पूरे 8 यूनिट्स हो गए। अब आपने इसी तरीके से यहाँ पर ये वर्टिकल चेंज भी निकाल लेना है, यानी जहाँ पे आप स्टॉप किया था और उससे अपवर्ड जाना शुरू किया था वहां तक का डिस्टेंस, यानी ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो आपने शुरू किया था ओरिजिन से, एंड किया है इस पॉइंट पे बी पे जिसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है यानी 4 पर, तो 0 से 4 तक निकालना है। तो 0 से 4 तक कितने यूनिट्स बनते हैं, साफ पता चल रहा है 4 यूनिट्स बनते हैं। तो इसको आप बोलेंगे आपका वर्टिकल चेंज। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं। तो वर्टिकल चेंज क्या होगा, ओ से लेके बी तक, जो कि कितना बन गया 4 यूनिट्स। अब आप ग्रेडियंट निकाल लें, तो ग्रेडियंट क्या होगा आपके पास, ग्रेडियंट होगा वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज जो है आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो कितना है, वो है 4, और हॉरिजॉन्टल चेंज ऊपर निकाला वो है 8। इसको सॉल्व कर लें, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेडियंट 1/2। अब जस्ट साइन रह गया, साइन कैसे देखेंगे, अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लाइन तो उसकी ग्रेडियंट नेगेटिव होती है, अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है। तो आपके पास जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी ग्रेडियंट नेगेटिव होनी चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे भी लगा दें, तो आपका जो ग्रेडियंट है वो आ गया, वो है -1/2। अब रह गया वाई इंटरसेप्ट, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब होता है कि आपकी ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो आप ये ब्लू वाली लाइन को देखें, ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ये ब्लू लाइन वाई एक्सिस पे 4 को कट कर रही है। तो यही आपका वाई इंटरसेप्ट सी कहलाता है, तो इसका नाम हो गया C = 4। तो दोनों हमने चीजें फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गई -1/2 और C की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम पार्ट्स खत्म हुए। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।